हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश बिश्नोई। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर से वो कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। क्या होते हैं अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण? हमें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वैसे लास्ट लेक्चर में अपन कर चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। लीनियर डिफरेंशियल होती है कि कोई भी अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए वाई मान लेते हैं, वाई तथा उसके अवकलज एक घात के हो, वाई तथा उसके अवकलज एक घात के हो, 1 डिग्री का हो और उनका गुणनफल भी नहीं हो, यानी y और उसके अवकलज मतलब dy/dx का गुणा नहीं हो, तो वो रैखिक समीकरण कहलाती है। वो जो समीकरण होती है वो रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अब अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं, तो हम ये चीज अपन देखते हैं कि अचर गुणांक वाले क्या होते हैं। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी। जनरल फॉर्म, व्यापक रूप देखते हैं इसका। क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप होता है इसका dny/dxn प्लस p1 dn-1y/dxn-1 प्लस p2 dn-2y/dxn-2 प्लस एंड सोन प्लस pny इज इक्वल टू q। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब ये जो जनरल फॉर्म है वो किसकी है? ये जनरल फॉर्म है रैखिक अवकल समीकरण n घात वाले। किसके हैं? n घात वाले, n घात सॉरी n डिग्री ऑर्डर, डिग्री नहीं है, n ऑर्डर यानी कि n कोटि, घात नहीं है। घात तो एक ही होती है क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण होती है। तो n ऑर्डर जो है n कोटि वाला रैखिक अवकल समीकरण है। ये n कोटि वाला रैखिक अवकल समीकरण है। ये जो है n कोटि वाला, n कोटि क्यों बोला है? कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y का कितने टर्म मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया हुआ है वो आपकी क्या होती है? कोटि होती है। जैसे यहां पर y था उसको अनंत टाइम क्या किया हुआ है? डिफरेंशिएशन किया हुआ है, या n-1 टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ है, या n-2 टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो ये देखिए सबसे मैक्सिमम कोटि क्या है जो इसके है ऑर्डर, वो n है। तो ये n घात का हो गया। अब यहां पर देखिए, ये देखिए इसकी जो घात है वो तो एक ही रहेगा लेकिन कोटि n है। इसकी घात 1 है, कोटि n-1 है, इसकी घात 1 है, कोटि n-2 है। तो डिग्री तो 1 है सबकी इसमें। तो यही तो है रैखिक अवकल समीकरण में क्या होता है? डिग्री सबकी 1 होती है, घात सबकी 1 होती है, और साथ में y और उसके अवकलज, जैसे ये y के अवकलज हो गया, ये y का अवकलज हो गया, ये y का अवकलज हो गया, ये y हो गया। तो y और उसके अवकलज कहीं भी गुणा में नहीं होने चाहिए। तो ये रैखिक अवकल समीकरण हो गई। अब इस रैखिक अवकल समीकरण में देखिए यहां P1 जो वेयर जहां P1 P2 एंड सोन Pn क्या है? कांस्टेंट्स है। क्या है? कांस्टेंट है। और Q जो है अपना वो या तो फंक्शन ऑफ x है, x का फलन है, या कांस्टेंट है।
या तो x का कोई फलन है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, या कोई कांस्टेंट हो सकता है, या साइन एक्स हो गया, e टू द पावर x हो गया, q की जगह कुछ भी आ सकता है, या तो x का फलन है या क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म है, ये ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्म है इसका। अब आगे अपना जो टॉपिक रहेगा इसमें क्या क्या चीजें वो अपन देखते हैं, छोटी छोटी चीजें, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। सॉल्यूशन करने से पहले सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंचे, तो पहले जो जानकारी है वो बेसिक चीजें हैं उसको अपन क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक क्या होते हैं, अवकल संकारक, जिसको डी से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए अवकल संकारक जो होते हैं, जैसे लिखा हुआ है y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है, तो ये जो d अपॉन dx है इसको आप d लिख सकते हैं, d अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, d, और y का y, यानी कि जो d है वो किसके बराबर है, d अपॉन dx के बराबर है। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर d से व्यक्त कर दिया इसको। इसी प्रकार d2y अपॉन dx2 को क्या पुट कर देंगे, y तो पड़ा रहने दो, d2y अपॉन dx2 की जगह d स्क्वायर कर देंगे, d2 कर देंगे। इसी प्रकार d क्यूब y अपॉन dx क्यूब का क्या हो जाएगा, d3y हो जाएगा। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्लियरली, ये इस तरह से। इसी प्रकार dny अपॉन dx की पावर n, इसको क्या लिखा जा सकते हैं, ये अनंत टाइम ऑपरेटर किया हुआ है तो dn कर सकते हैं और y। इसी प्रकार dn माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की n माइनस वन हो तो इसको लिख सकता हूँ dn माइनस वन टाइम और y का y, इस प्रकार से। अब ये चीजें क्या कहलाती है, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाती है, जिसको d से व्यक्त किया जाता है। इस चीज को मैं इसमें पुट करता हूं तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है वो भी देख लीजिए। ये चीजें सारी की सारी इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, ये जो जनरल फॉर्म होती है वो किस में चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डी एन वाई प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है, P1 का P1 डी एन माइनस वन वाई प्लस P2 का P2, इसको लिखा जा सकता है डी एन माइनस टू वाई प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में Pn का Pn और y का y इक्वल टू क्या है, Q। अब देखिए इसमें भी y, इसमें भी y, इसमें भी y, यानी सब टर्म में क्या है, y है। तो y को मैं पीछे की ओर ले लेता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं dn प्लस P1 dn माइनस वन प्लस P2 dn माइनस टू प्लस एंड सो ऑन Pn y इक्वल टू Q। ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं। और ये जो है एक डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन पी टू डी एन माइनस टू प्लस एंड सोन पी एन, पी वन पी टू पी थ्री पी एन सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है, जबकि यहाँ डी एन यानी एन घात का क्या एक समीकरण है जिसमें वेरिएबल एज क्या आ रहा है, काम डी आ रहा है, तो इसको मैं फंक्शन ऑफ क्या मान लू, डी मान सकता हूँ, फंक्शन ऑफ डी। इस चीज को मैंने क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ डी, और y का y इक्वल टू क्या हो गया, q हो गया। तो ये जो जनरल फॉर्म है उसको आप ऐसे भी बदल सकते हैं, इस रूप में भी, ये जो जनरल फॉर्म है इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में इसमें भी कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये जनरल फॉर्म में आप थोड़ा ध्यान रखना। तो इस जनरल फॉर्म को ये हटा देता हूं मैं वापस। तो जनरल फॉर्म को क्या लिखा जा सकता है, एज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में लिखा जा सकता है इसको डी एन प्लस P1 dn माइनस वन प्लस P2 dn माइनस टू प्लस एंड सोन Pn और y बाहर इक्वल टू Q, और इसी के साथ इसको फंक्शन ऑफ d माना जा सकता है, y का y इक्वल टू Q। ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन इस जनरल फॉर्म ही कहलाती है, किसकी, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो तो हो गया d। अब इस डिफरेंशियल ऑपरेटर से संबंधित कुछ लॉ होते हैं, रूल होते हैं, वो भी आप ध्यान रखना। देखिए एक होता है लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस घातांक नियम, जैसे d की पावर m
डॉट डी की पावर एन लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डी की पावर एम प्लस एन भी कर सकते हैं। ये घातांक नियम है, यानी कि डी डी सेम है तो घातों को जोड़ के आप डी की पावर एम लिखा जा सकता है। यानी D5 डॉट D6 है तो आप इसको D11 भी कर सकते हैं, या D10 है तो इसको तोड़ के आप D डॉट D9 भी कर सकते हैं, या D9 डॉट D भी कर सकते हैं। इस प्रकार से किया जा सकता है। तो D का मतलब है डिफरेंशियल ऑपरेटर, D का मतलब है D अपॉन DX, ये ध्यान रखना। ये तो है घातांक नियम। इसके अलावा कम्यूटेटिव रूल होता है क्रम विनिमेयता का, dm प्लस dn है तो dn प्लस dm भी कर सकते हैं। गुणा में भी क्रम विनिमेयता का रूल अप्लाई होता है, गुणा में होता है तो dn डॉट dm भी किया जा सकता है। इसी प्रकार d माइनस एल्फा d प्लस डी माइनस एल्फा डी माइनस बीटा मान लिया, या प्लस एल्फा प्लस बीटा मान लिया, तो इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, डी माइनस बीटा डी माइनस एल्फा। ये क्रम विनिमेयता का हो गया, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव क्रम विनिमेयता हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन बंटनता का नियम, बंटनता के नियम जैसे डी की एम और यू प्लस वी है, तो आप इस तरह से इसको बंटित भी कर सकते हैं, डी एम यू प्लस डी एम वी भी कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे लिया मैंने क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 साइन 2x। अब इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिए तो क्या कर सकते हैं, इस साइन 2x को सबके साथ अलग अलग ले सकते हैं, d2 साइन 2x प्लस 2d साइन 2x प्लस साइन 2x। अब d2 का मतलब होता है d डॉट d साइन 2x प्लस 2d साइन 2x प्लस साइन 2x था, 2x लिखा जा सकता है। अब इसको एक साथ कर दिया मैंने, d साइन x का मतलब है, d साइन x का मतलब क्या हुआ, d का मतलब है साइन 2x, d का मतलब है d अपॉन dx और साइन 2x, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है cos 2x अपॉन 2, यही होता है। तो ये चीज भी यहाँ हो जाएगी, तो बाहर d पहले से पड़ा है, डॉट cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 इसका वापस वही cos 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, cos का होता है माइनस साइन 2x अपॉन 2 और 2 ये 4 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, cos 2x प्लस साइन 2x। यहाँ इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो 3 अपॉन 4 साइन 2x प्लस cos 2x, ये इसका क्या हो गया आंसर। मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ में साइन x लगा हुआ है, तो साइन x का जब इसका सोल्व किया तो इसका मान ये आया। तो इस तरह से ये d जो अपना एज ए डिफरेंशियल काम आता है, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया। अब है फिर इनवर्स ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया। कुछ बेसिक जानकारी है वही ले रहे हैं इस लेक्चर में, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अगले नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बेसिक जानकारी जरूरी है पहले। फिर उसके बाद है इनवर्स ऑपरेटर, प्रतिलोम संकारक। किसका प्रतिलोम, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसी का इनवर्स प्रतिलोम संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर का ही इनवर्स, तो जिसको लिखते हैं 1 अपॉन डी से, जिसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन डी से। अब हमें पता है कि डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ऐसे ही जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसका जो इनवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। 1 अपॉन डी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये ध्यान रखना, इसके उल्टे इस हिसाब से देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिया 1 अपॉन डी स्क्वायर साइन 2x ही ले लिया, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर को सबसे पहले तो 1 अपॉन डी भी लिखा जा सकता है, या इसको डबल इंटीग्रेशन का साइन भी लगा सकते हो आप, साइन 2x, ठीक है। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में माइनस cos 2x अपॉन 2, सॉरी ये ध्यान रखना, अपने जब डिफरेंशिएशन किया था साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या था इससे पहले, cos 2x इंटू 2 होता है, अपॉन में 2 कर दिया था वहां पे, ये डिफरेंशिएशन है ना, d अपॉन dx, यानी d साइन 2x जो किया था
उसमें थोड़ा मिसमैच हो गया, करेक्शन कर लेना। ये था, मैंने क्या कर दिया, अपॉन 2 कर दिया था, तो इस लेक्चर में ही है, वो थोड़ा जानकारी में रखना आपके। माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ये हो गया, और इसी के साथ फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे डबल, तो माइनस का माइनस, कोस का क्या होता है साइन 2x अपॉन 2 क्या हो गया 4 हो गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ी। इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 साइन 2x का। तो साइन 2x में जैसे इसके साथ डी स्क्वायर के साथ डी साइन 2x करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना, इसका क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2 होगा, ठीक है, फिर डी आएगा। फिर जैसे इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 4 साइन 2x हो जाएगा। ओके, और इसके साथ करके इसको दोबारा सोल्व करना, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन में अपोन में जाता है, जैसे 2 गया है, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया इनवर्स ऑपरेटर। तो इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है वो भी देख लिया। फिर उसके बाद इनवर्स ऑपरेटर के बाद होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, जीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती तथा विषमघाती रैखिक अवकल समीकरण। ये अपनी अवकल समीकरण थी, जिसका जनरल फॉर्म अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, जिसका जनरल फॉर्म ये था, इस फॉर्म इससे ये बना और इससे ये बनाया था आपने। अगर इस इक्वेशन में q की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, q इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उस स्थिति में अपना इक्वेशन क्या बनेगा, एफ डी वाई इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है ये कहलाती है होमोजीनियस। ये क्या कहलाती है, होमोजीनियस, समघाती कहलाती है। ये जो रैखिक अवकल समीकरण है वो कैसी है, समघाती है। अदरवाइज क्यों 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, विषमघाती होगी। तो ये समघाती और विषमघाती का भी आप ध्यान रखना। एक विशेष करके ये चीज भी ध्यान रखना, नोट, जैसे आपकी इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। अब इसमें आपको ये जानकारी रखनी है कि अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टीज में ना, प्रॉपर्टीज, तो इस प्रगुण में क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, मान लीजिए आपकी इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन क्यू की जगह मान लीजिए 0 है, एफ डी वाई इक्वल टू 0 है, ये है इक्वेशन, एफ डी वाई इक्वल टू 0 है। अगर इस इक्वेशन का एक हल फर्स्ट कंडीशन है ना, एक हल y बराबर y1 है, एक हल y बराबर y1 है, तो y बराबर c1 y1 भी इसका हल होगा, इसका क्या होगा, हल होगा। दूसरा, यदि समीकरण एफ डी वाई बराबर 0 में y बराबर y1 तथा y बराबर y2 दो हल है, तो y बराबर c1 y1 प्लस c2 y2 भी इसका क्या होगा, हल होगा। ये थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगर 3 हल हो जाए y1 y2 y3, तो c1 y1 c2 y2 प्लस में और c3 y3, ये भी इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये थोड़ा विशेष करके आपको ध्यान में रखना है, तो हल होने पर, ठीक है। फिर आगे अपना टॉपिक नेक्स्ट लेते हैं, पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और विशेष समाकलन। अब ये जो टॉपिक है वो काम की चीज है, आपके ध्यान रखना। इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है,
उसी के अंदर अपन क्या करेंगे, ये पूरक फलन और विशेष समाकलन टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पूरक फलन तथा विशेष समाकलन। क्या होते हैं पूरक फलन और क्या होते हैं विशेष समाकलन? विशेष समाकल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये क्या होते हैं ये ध्यान रखना। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं CF और इसको शॉर्ट में पर्टिकुलर P और इंटीग्रल का PI लिख सकते हैं। अब हमें पता है रैखिक अवकल समीकरण जो है वो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? रैखिक अवकल समीकरण की व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? ये था f dy इक्वल टू q था। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। स्टार्ट में यदि q बराबर 0 मान लें, स्टार्ट में फर्स्ट q बराबर क्या हो? 0 हो, तो f dy बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब मान लेते हैं कि माना y बराबर y1 समीकरण 2 का एक हल है। जब ये समीकरण 2 का हल है तो यहां से क्या होगा? यहां से होगा कि f डी y1 बराबर 0, ये इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ये तो एक हल मानना है। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो n कोटि की है, वो कितनी है? n कोटि के, तो मैं n हल मान लू ऐसे। माना इसी प्रकार y बराबर y1, y बराबर y2, y बराबर y3 एंड सोन y बराबर yn समीकरण 2 के n हल हो तो c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 प्लस एंड सोन cnyn भी इसका एक हल होगा। अब कैसे होगा ये चीज देखते हैं। तो y बराबर ये भी इसका क्या होगा? हल होगा। जैसे y बराबर y1, y2, y3, yn ये सारे अगर इस समीकरण 2 के हल हैं तो c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 cnyn भी इसके क्या होंगे? हल होंगे। कैसे होंगे देखिए, जब ये इसमें रखूं तो इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्योंकि देखिए कारण में ये देखिए एफ डी वाई निकालता हूं मैं, एफ डी वाई इक्वल टू एफ डी का एफ डी और वाई की जगह c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 प्लस एंड सोन cnyn, यही हुआ। इक्वल टू तो अपने को लाना है। अब देखिए इसको मैं इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ अलग अलग लेता हूं, तो एफ डी c1y1 प्लस एफ डी c2y2 प्लस एफ डी c3y3 प्लस एंड सोन एफ डी cnyn, ये आया। अब चूंकि हमने माना था कि y बराबर y1 समीकरण का हल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, और ये जब हल होता है तो y बराबर c1y1 भी इसका क्या होता है? हल होता है। तो यानी कि एफ डी c1y1 इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा। अब क्योंकि हमने माना है कि y1 y2 y3 yn सारे इसके हल हैं, तो सारे इसका हल है तो एफ डी c1y1 0, y2 भी हल है तो एफ डी c2y2 भी 0 होगा, एफ डी c3y3 भी क्या होंगे? 0। मतलब ये भी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी सारी 0 0 होगी, और 0 0 का सम क्या आया? 0 आया। इसका मतलब ये y जो है इसको 0 कर रहा है, इसका मतलब ये y जो है इसका जो इक्वेशन सेकंड थी उसका क्या है? सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन है तो y बराबर क्या आया? c1y1 c2y2 c3y3 एंड सो ऑन।
और यही जो y बराबर c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 प्लस एंड सोन cnyn क्या है, ये दी गई समीकरण 2 का क्या है, पूरक फलन है, पूरक फलन है। यही आपका क्या है, CF है, पूरक फलन है। कौन सी समीकरण का, 2 का पूरक फलन है। अब इसमें ध्यान रखिए कि पूरक फलन में कितने कांस्टेंट आ सकते हैं, पूरक फलन में कितने कांस्टेंट होते हैं। देखिए क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो n कोटि की है, तो इसमें पूरक फलन में n कांस्टेंट आएंगे, C1 C2 C3 एंड Cn, n कांस्टेंट आएंगे। जितनी कोटि की अवकल समीकरण है पूरक फलन में उतने ही क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। तो C1y1 C2y2 C3y3 एंड सो Cnyn इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये आ गया पूरक फलन, इसका क्या आया, पूरक फलन। इसको चाहो तो आप v मान सकते हो, u मान सकते हो पूरक फलन को, y की जगह में u मान लिया, मान लो पूरक फलन को u मानना है, ठीक है, ये पूरक फलन है आपका, या y भी पढ़ा रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पूरक फलन हो गया। अब बात करते हैं ये जो प्रोसेस था पूरा पूरक फलन का, अब है विशेष समाकलन, विशेष समाकल की बारी, ठीक है। माना y बराबर v समीकरण, दी गई समीकरण या जो समीकरण 2 थी, 2 का क्या है, विशेष समाकल है, विशेष समाकल है। अब जब ये विशेष समाकलन है तो ये समीकरण ए को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि एफ डी वाई बराबर क्यों है, विशेष समाकलन जब स्थिति होती है तो ये इसको संतुष्ट करता है, मतलब एफ डी, इसकी जगह v इक्वल टू क्या हो गया, q हो गया, एफ डी वी इक्वल टू क्या हो गया, q हो गया। अब यहां देखिए इस y को मैंने क्या माना है, u माना है, इस y को जो पूरक फलन है इसको क्या माना है, u माना है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, अब देखिए यहाँ पे एफ डी u प्लस वी करूं तो एफ डी यू प्लस वी, तो एफ डी यू प्लस एफ डी वी लिख सकता हूं इसको। अब u हमने किसके लिए माना है, CF के लिए, पूरक फलन के लिए, और एफ डी वी किसके लिए माना है, v जो माना है, ये इसका सॉल्यूशन जो है पूरक फलन वाले में इसका क्या हो गया, u मतलब C1y1 प्लस C2y2 प्लस एंड सोन, और ये जो है इसके लिए अपने क्या माना है, इसके लिए विशेष समाकलन के लिए क्या v माना है, या कह सकते हैं ये जो आंसर होगा वो CF प्लस क्या होगा, PI होगा। अब इसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन है, पूर्ण हल है, जो होगा CF प्लस PI होगा। तो अब ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना यहाँ से, जैसे ये इक्वेशन है आपकी, अब इसका समीकरण 1 जो है रेखिक अवकल समीकरण, इसका संपूर्ण हल, संपूर्ण हल, संपूर्ण हल y बराबर होता है CF प्लस PI, मतलब पूरक फलन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF प्लस PI, ये इसको ध्यान रखना है आपको। अब ज्ञात करते हैं CF कैसे निकाला जाता है, PI कैसे निकाला जाता है। तो अगला टॉपिक रहेगा CF निकालने की विधि, CF निकालने की विधि। CF निकालने की विधि, चूंकि हम जानते हैं कि अपनी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, dn प्लस P1 dn माइनस 1 प्लस P2 dn माइनस 2 प्लस एंड सोन Pn, और बाहर y इक्वल टू क्या था, q था। अब किसके लिए, CF के लिए q का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। CF जब भी निकालेंगे q की जगह क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर मान लीजिए इक्वेशन ये दी हुई है, इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है, अब इसका संपूर्ण हल पूछा जाए, संपूर्ण हल पूछा जाए तो संपूर्ण हल तो होता है CF प्लस PI। जब CF निकाला जाता है तो CF के लिए हमेशा ही q इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। और इसमें अचर कांस्टेंट जो आते हैं वो कितने आते हैं CF में कांस्टेंट आते हैं, CF में कांस्टेंट उतने ही आते हैं जितने कोटि का आपके क्या है, अवकल समीकरण है। अगर कोटि 3 है तो उसमें C1 C2 C3 तीन कांस्टेंट आएंगे, और PI जो होता है उसमें स्वैच्छिक अचर आता ही नहीं है, स्वैच्छिक अचर आता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो ये q की जगह क्या, CF निकालने के लिए q की जगह सबसे पहले क्या किया जाता है, 0 किया जाता है। इसको मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चूंकि मानता हूं मैं, माना
y बराबर e की पावर mx, y बराबर e की पावर mx समीकरण 1 का हल है। y बराबर mx समीकरण 1 का क्या है, हल है। हल है तो यहां से इसके जो डेरिवेटिव निकालूंगा वो सब इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, सब इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यहां से dy/dx निकालता हूं तो क्या बनता है, m e की पावर mx। इसी प्रकार d2y/dx2 निकालता हूं तो क्या बनता है, वो फिर इसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो m² e mx। फिर ट्रिपल डिफरेंशिएशन करता हूं इसका, तो यहां पर m का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, e की पावर mx ही रहेगा, यही रहेगा। इसी प्रकार आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे n टाइम अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, m की पावर n e की पावर mx, और n-1 टाइम करेंगे तो उस समय आ जाएगा m की पावर n-1 e की पावर mx। ये इस प्रकार से आएंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। और पुट करने से पहले थोड़ी मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, ताकि प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी कि पूरा अपन देख लेते हैं कि सीएफ होता क्या है उस हिसाब से। ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखते हैं। तो जैसे ही समीकरण 1 में रखते हैं dn और साथ में क्या लगा दूं, y, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यही। तो इसकी जगह हो गया mn e की पावर mx प्लस p1 का p1, इसकी जगह ये m की पावर n-1 e की पावर mx प्लस p2। अगला डिफरेंशिएशन करेंगे तो m की पावर एक कम हो जाएगी, और तो n-m थी mx n थी पावर n-1, और यहाँ n- क्या हो जाएगी 2, e की पावर mx ही रहेगी, प्लस एंड सोन लास्ट में pny तो pny की जगह क्या हो गया, e की पावर mx इक्वल टू क्या, 0। सब में कॉमन आ रहा है e की पावर mx, e की पावर mx, पीछे बचा m की पावर n प्लस p1 m की पावर n-1 प्लस p2 m की पावर n-2 प्लस एंड सोन pn इक्वल टू 0। अब चूंकि e की पावर mx 0 हो नहीं सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है। तो ये 0 कब होगा, जब e की पावर mx तो 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा, ये वाला जो मान है वो 0 होगा। तो इसको 0 करने पर देखिए, तो यहां से क्या 0 हो जाएगा, m की पावर n प्लस p1 m की पावर n-1 प्लस p2 m की पावर n-2 प्लस एंड सोन pn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें अपन इसको क्या मान सकते हैं, फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 भी लिखते हैं इसको इसी से। अब देखिए इन दोनों का, इसको समीकरण 2 मान लेता हूं, ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लिया, 2। 1 और 2 की तुलना करो, 1 और 2 की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे तुलना करता हूं, यहां देखिए पावर m, यहां भी m, p1 का p1 पावर n-1 p2 का p2 m की पावर n-2 या n-2 प्लस एंड सोन pn प्लस एंड सोन pn। तो दोनों की तुलना करता हूं तो d की जगह क्या आ रहा है, सिर्फ m आ रहा है। तो दोनों की तुलना करने पर d की जगह सिर्फ क्या आ रहा है, m आ रहा है। तो ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 समीकरण 1 की सहायक समीकरण है, एक्सिलरी इक्वेशन है, सहायक समीकरण है। और ये समीकरण 1 जो है, सॉरी समीकरण 2, समीकरण 1 जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसकी क्या है, सहायक समीकरण है। और उस सहायक समीकरण और इसकी तुलना करते हैं तो फर्क सिर्फ क्या आ रहा है, डी की जगह क्या आ रहा है, एम आ रहा है। और क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने को सहायक समीकरण बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या बनानी है, सहायक समीकरण बनानी है हर इक्वेशन में। और सहायक समीकरण बनाते समय आपको सिर्फ क्या देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डी की जगह आपको सीधा क्या पुट कर देना है, एम पुट कर देना है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें डी की जगह एम पुट करते ही आपकी क्या हो जाएगी, सहायक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब सहायक समीकरण प्राप्त होगी तो ये जो समीकरण है वो n घात में एक समीकरण है जिसमें m क्या है, मूल है। तो समीकरण 2 का मूल क्या होगा, 2 का मूल क्या होगा, m होगा।
जब 2 को हल करेंगे तो उसका मूल होगा m। अब m के मान कितने आएंगे, जितने घात की ये समीकरण होगी उतने ही m के मान आएंगे, उतने ही क्या आएंगे, m के मान आएंगे। अब उन मानों को देखकर अपन देखते हैं कि CF क्या होता है। तो इसको हटा रहा हूं, तो CF निकाल रहे हैं अपन, तो CF निकाल रहे हैं तो वापस वही देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन अपने जो गिवन इक्वेशन है CF निकालने की विधि है ना, तो CF निकालने की विधि में सबसे पहले आपके इक्वेशन थी dn प्लस P1 dn माइनस 1 प्लस P2 dn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन Pn y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन की सहायक समीकरण क्या बनी है, एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण क्या बनी है, m के पदों में, m के पदों में बनी है m की पावर n प्लस, इसमें देखो d की जगह m रख दो, P1 m की पावर n माइनस 1 प्लस P2 d की जगह m की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन Pn इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 मान लेता हूं, ये इसकी क्या है, सहायक समीकरण। अब समीकरण 2 से अपने को क्या करना है, समीकरण 2 से m के मान निकालने हैं, मान m के मान निकालेंगे, क्योंकि हमने सॉल्यूशन माना था y बराबर क्या माना था, e की पावर mx, y बराबर e की पावर mx सॉल्यूशन निकाला था। यहां से ये जैसे समीकरण बनी, यहां से m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू अलग अलग वैल्यू आएगी, n घात का है तो n वैल्यू आएगी, तो वहां अलग अलग वैल्यू से ये अलग अलग सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। अब देखिए केस फर्स्ट, यहां कितने मूल m के मान निकालेंगे और कितने मान आएंगे, n मान आएंगे। तो केस फर्स्ट, दो मूल समान हो, यहां कह सकते हैं समीकरण 2 जो है कि दो मूल समान हो या मूल समान हो, ये लिख देता हूं, मूल समान हो, समीकरण 2 के मूल समान हो, मतलब m1 बराबर आ जाए m2 और बाकी अलग अलग पड़े हुए, मान लीजिए m3 पड़ा है अलग, m4 अलग पड़ा है एंड सो ऑन mn, n मान आएंगे क्योंकि n कोटि के, n घात के। अब देखिए यहां से जब सबसे पहले तो मूल अलग अलग लेते हैं ना, पहला केस तो मूल अलग अलग हो, पहला केस तो ये देते हैं, तो m1, m2, m3, mn ये मूल हो गए, ये किसके मूल हो गए, m के मान आए हैं, ये अलग अलग मान आ गए। तो उस स्थिति में CF जो होता है, या कह सकते हैं इस समीकरण 1 का जो हल होता है, y बराबर C1 e की पावर m1x m2x m3x m4x, तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस एंड सोन लास्ट में Cn e की पावर mnx। ये कैसे बना, क्योंकि अपन ने बताया था कि y बराबर जैसे y1 अगर हल होता है तो C1 y1 भी इसका क्या होता है, हल होता है। y बराबर y1 और y2 दो हल होते हैं, तो C1 y1 प्लस C2 y2 इसके क्या होते हैं, हल होते हैं। y बराबर 3 सॉल्यूशन हो गए, मान लीजिए y2 y3, तो C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3 ये इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन। अब यहां कितने हल है, n मान आ रहे हैं m के, और हल क्या था, e की पावर mx था, तो पहला तो बना e की पावर m1x, दूसरा बनेगा m2x, तीसरा बनेगा e की पावर m3x, और क्योंकि ये y का मान, ये भी y का मान, ये भी y का मान, अब y के अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं, खूब सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक ही है, फिर ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, तो इन सब से जो इसका व्यापक हल बनेगा ये बनेगा C1 y1 प्लस C2 y2, मतलब C1 y1 की जगह क्या हो गया, e की पावर mx m1x C2 e की पावर m2x प्लस एंड सो ऑन, ये इसका क्या हो गया, व्यापक हल हो गया। ये आपका क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा, जब अलग अलग हो तो, मूल क्या हो, अलग अलग हो तो। केस सेकंड, मूल समान हो, समीकरण 2 के मूल समान हो, ये थोड़े ध्यान से देखना आप है ना, मूल समान हो, मूल समान हो तो उसका हल क्या होता है वो देखना है। मूल समान में मान लीजिए दो मूल ही समान है, m1 बराबर m2, दो मूल समान है, और m3 m4 फिर वही अलग अलग है, ठीक है। तो इसका जो व्यापक हल होगा, या कह सकते हैं जो CF होगा, वो क्या होगा, वो होगा y इक्वल टू, जब दो मूल समान हो तो उसकी जगह C1 प्लस C2x करना है, दो मूल समान हो तो C1 प्लस C2x e की पावर mx, m की जगह m1 कर दो चाहे m2 कर दो, यही C1 की जगह आपको C1 प्लस C2, दो मूल समान है तो C1 प्लस C2 करना है,
और प्लस बाकी सब अलग अलग हैं, तो e की पावर m3 c3 e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x प्लस एंड सोन, ये चलते रहेंगे। दो मूल समान है तो तीन मूल समान है, मान लीजिए m1 बराबर m2 बराबर m3, ये तीन मूल समान है, तो उस स्थिति में हल हो जाएगा y बराबर, देखिए इसमें अचर कितने होते हैं, जितने उसके मूल होते हैं उतने ही अचर होंगे, या जितनी कोटि का होता है उतने ही अचर होते हैं। तो यहां देखिए ये तीन समान है, जब तीन समान होते हैं तो तीनों कांस्टेंट एक साथ लेने हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, और e की पावर mx, m की जगह m1 कर दो, m2 कर दो, m3 कुछ भी कर दो, m1 कर देता हूं, प्लस आगे के जो m4 है वो अलग हो गया, m5 अलग हो गया, तो उस हिसाब से आगे c4 e की पावर m4x प्लस c5 e की पावर m5x प्लस एंड सोन, ये आगे वाले इस हिसाब से लिखे जाते हैं। तो ये इसके क्या होते हैं, हल होते हैं। तो यहाँ मूल समान थे या अलग अलग थे, वो उस हिसाब से। अब मूल समान हो गए, असमान हो गए, ये देख लिया। फिर उसके बाद मान लीजिए मूल सम्मिश्र संख्या है, तो मूल क्या बन जाए, सम्मिश्र संख्या बन जाए, और सम्मिश्र संख्या किस हिसाब से वो भी देख लेते हैं। तो केस थर्ड, यदि सहायक समीकरण, जो समीकरण 2 है, समीकरण के मूल सम्मिश्र हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो सम्मिश्र में मान लीजिए एक मूल है अल्फा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा मूल है अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दो मूल ये हो गए, तीसरा मूल m3 है, चौथा m4 है, पांचवा m5 है, आगे वाले वही मूल है। तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में पहले इन दोनों से देखते हैं हल, इन दोनों से y बराबर क्या बनेगा वो देखते हैं। y बराबर वही c1 e की पावर m1, मतलब पहला मूल है अल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस c2 e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा x, और प्लस इनके लिए तो वही c3 e की पावर m3x, c4 e की पावर m4x प्लस एंड सोन, ये मैं इन दोनों के लिए देख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, बाकी आगे तो सेम ही चलेंगे। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, सरल करते हैं। सरल करने पर ये जो है y बराबर, यहां से देखिए e की पावर अल्फा डॉट e की पावर आयोटा बीटा लिख सकता हूं, और यहाँ e की पावर अल्फा डॉट e की पावर आयोटा बीटा लिख सकता हूं, दोनों से e की पावर अल्फा कॉमन आ जाता है, पीछे बचता है अंदर c1 e की पावर आयोटा बीटा x प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा बीटा x, ये बचता है। और जब इसको सरल करते हैं इसको, तो इसका उत्तर आता है e की पावर अल्फा तो बाहर पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ये याद रख लेना ये, या इसकी जगह एक उत्तर ये भी याद कर सकते हैं, y बराबर e की पावर अल्फा c1 कोस बीटा x प्लस c2 भी लिख सकते हैं, या एक ये भी कर सकते हैं y बराबर e की पावर अल्फा c2 साइन बीटा x प्लस c2, दो कांस्टेंट, इस तरह से भी c1 है ना, ये भी इसका उत्तर है, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है। वो पीछे सॉल्यूशन में क्या आंसर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर यही काम है लेना है। अब ये बनता कैसे है, ये इससे बनता है, इससे बनता है। कैसे बनता है देखिए, अपने को पता है e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसी प्रकार e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है, ये होता है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर आयोटा bx की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, कोस आयोटा bx प्लस आयोटा साइन, तो यहाँ देखिए e की पावर अल्फा तो बाहर पड़ा रहेगा, c1 का c1, इसको सोल्व करके ये आंसर लाके बता रहा हूँ, रेक में नहीं करूंगा, एक ही करके बता रहा हूँ। e की पावर आयोटा बीटा x की जगह ये रखते हैं, तो कोस बीटा x प्लस आयोटा साइन बीटा x, थीटा की जगह बीटा x है, प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा की जगह ये वाले फॉर्म, तो कोस बीटा x माइनस आयोटा साइन बीटा x, ये आया। अब इसको सरल करते हैं, c1 कोस बीटा x प्लस c2 कोस बीटा x, कोस बीटा x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, c1 प्लस c2, तो c1 प्लस c2 कोस बीटा x प्लस यहां से देखिए c1 आयोटा साइन बीटा x माइनस प्लस माइनस हो गया c2 आयोटा साइन बीटा x, तो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं साइन बीटा x को, अंदर बचेगा c1 आयोटा माइनस c2 आयोटा, और बाहर क्या लिख दिया मैंने, साइन बीटा x,
क्योंकि C1 और C2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको भी अलग कांस्टेंट माना जा सकता है। तो इस कांस्टेंट को, ये भी एक कांस्टेंट होगा, C1 प्लस C2 भी कांस्टेंट होगा, तो उसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, C1 लिख दिया cos बीटा x का cos बीटा x। इसको अलग ये कांस्टेंट होगा, तो इसको क्या लिख दिया, C2 लिख दिया। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से C1 और C2 भी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, इसमें जो C1 की वैल्यू है वो C2 की वैल्यू है, वो इसके बराबर नहीं है। ये जो C1 है वो C1 प्लस C2 की जगह काम में लिया, और ये C2 जो है C1 आयोटा माइनस C2 आयोटा की जगह काम में लिया। तो मूल जब सम्मिश्र होते हैं, जो मूल क्या होते हैं, सम्मिश्र होते हैं। अब सम्मिश्र में समान नहीं है, दोनों अलग अलग है, एक है अल्फा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अलग अलग है। तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ, और आगे साथ में ये अगर सॉल्यूशन में साथ में और है तो प्लस हो जाएगा C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x, ये चलता जाएगा आगे। थोड़ा सा आगे और एक छोटा सा हो रहा है, फिर ये कंप्लीट होता है। अब ये केस थर्ड हो गया कि सम्मिश्र, मूल सम्मिश्र हो तो क्या सॉल्यूशन होता है। फिर मूल सम्मिश्र के बाद, मूल सम्मिश्र हो लेकिन समान हो, दो मूल, केस फोर्थ, समीकरण के मूल समान व सम्मिश्र हो, मूल इक्वल भी है और सम्मिश्र भी है। फॉर एग्जांपल मूल मान लिए m बराबर, एक है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक है अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये तो अलग अलग हो गए। एक फिर आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और एक आ गया अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये आ गया। अब कितने मूल हो गए, यहाँ चार हो गए। देखो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तीसरा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, चौथा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, चार ये हो गए। पांचवा M5 मान लेते हैं, छठा M6, और आगे चलते हैं Mn की ओर। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा। अब हमें पता है दो मूल समान होते हैं, तो क्या करते हैं, जब दो मूल समान होते हैं तो C1 प्लस C2x लेते हैं। तो वही चीज यहां पर देखें, तो y बराबर इन दोनों, इन चारों से देखते हैं। तो चारों से जब हल करेंगे इसका, दो मूल समान है तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x, और e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x नहीं आएगा, e की पावर, हाँ अल्फा x भी आएगा ना, mx होता ना, वहां अल्फा लिख रहा था पीछे वाले में, ध्यान रखना। ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो तो जो हल होता है y बराबर e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये ध्यान रखना थोड़ा, मैंने यहाँ x लगाना भूल गया उसमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि y बराबर क्या है, e की पावर mx होता है, तो m के गुणा में x होता है, तो इसको x से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये C1 प्लस C2x e की पावर अल्फा x, और साथ में कोस बीटा x, कोस बीटा x, C1 की जगह ये काम आ गया क्योंकि दो मूल समान है, और ये बाहर और होगा, तो इसको मैं सबसे बाहर ले लेता हूं e की पावर अल्फा x। ठीक है, प्लस C3 प्लस C4x, क्योंकि दो मूल समान है, दो मूल समान है, उस वजह से ये, एक है अल्फा प्लस एक है अल्फा माइनस, तो उस वजह से ये हो गया साइन कोस बीटा x, और ये हो गया साइन बीटा x, और बाहर ये चीज कॉमन, और प्लस आगे अगर ये चीज और मूल आते हैं तो इसमें हो जाएगा C5 e की पावर m5x प्लस एंड सो। ये इस प्रकार से इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार के इनको सरल करना है। अब रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा सीधी सी जानकारी कि सहायक समीकरण के मूल, सहायक समीकरण के मूल अलग अलग हो। पहला मूल क्या हो, सहायक समीकरण के अलग हो, तो उस स्थिति में M1 M2 M3 सब अलग अलग होते हैं। तो जो CF होता है, या कह सकते हैं जिसका व्यापक हल होता है C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x बनता है, प्लस एंड सोन। दूसरा, दो मूल समान हो, दो मूल समान मतलब M1 बराबर क्या हो जाए, M2 हो जाए, बट M3 M4 वो अलग अलग पड़े रहे। तो उस स्थिति में y बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2x e की पावर M1x कर दो, और चाहे M2x कर लो, प्लस C3 e की पावर M3। तीसरा, सम्मिश्र हो मूल, मूल कैसे हो, सम्मिश्र मतलब एक मूल हो गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और दूसरा हो गया अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और तीसरा मूल है M3 M4, आगे वो सेम ही। तो y बराबर हो जाएगा e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, इन दो मूल से।
दो मूल से C1 C2 दो अचर आ गए। फिर तीसरा मूल था M3, तो C3 e की पावर M3x प्लस एंड सोन, ये चलता रहेगा। फिर चौथा, मूल सम्मिश्र भी हैं और समान भी हैं, और समान भी है, मतलब एक आया एल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक आया एल्फा माइनस आयोटा बीटा, फिर आ गया एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये दो मूल समान हो गए। तो उस स्थिति में जो इसका हल होगा y बराबर e की पावर एल्फा एक्स, C की जगह C1 प्लस C2x, दो मूल समान है इस वजह से, कोस बीटा का कोस बीटा एक्स प्लस C2 की जगह हो गया तीसरे मूल के लिए C3 प्लस C4x और साइन बीटा एक्स, क्योंकि इसमें कितने मूल हो जाते हैं, चार, तो चार कांस्टेंट आएंगे C1 C2 C3 C4 और ये इसके ब्रैकेट लग जाएगा। ये इसके चारों के चार तरह के हमने तरीके देख लिए। तीन मूल समान होते हैं तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर M1x हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो CF निकाला जाता है वो किस हिसाब से निकाला जाता है, ये आपको थोड़ा बेसिक जानकारी है, वो ध्यान में रखना। अब हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्यूशन लेंगे, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्यूशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।